बोल करके बता रही हैं कि जहाँ तुम जा रही हो ना सबको ले जा करके, वहाँ मैं भी हूँ, मुझे भूल ना जाना। कहानी तत्सत। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। वहां एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, आह, कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। इसी तरह कुछ देर बात करके और विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाह में ये कौन थे? वे गए? बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना है। देखा, वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम बोला, ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते, क्यों दादा? बड़ दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े हैं तो काहे पर? इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह से हैं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। यह वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, इस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नाम के जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। दादा ने कहा, डरावना? डरावना जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है। मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह शेर चीतों से भी बढ़कर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसा करते हमने अपने सामने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा ही खौफनाक जीव होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के और पेड़, साल, सीमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना ही नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता ही न था, पर अज्ञात भाव से सबको डर बहुत था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था, जो जरा सी हवा चलने पर खड़ खड़ सन सन करने लगता था,
उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है? मैं बोला हूं, मैं बहुत जानता हूं। बड़दादा ने गंभीर वाणी में कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता है वन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूं। क्या वह किसी को देखा है? बड़दादा ने कहा, बिना जाने फिर तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? बांस ने सन सन की ध्वनि करते कहा, मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है। मैं खोखला जो हूँ, जो बोलता मैं नहीं हूँ, बजता हूँ। वही मुझ में बोलती है, वह जो हवा है। बड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो न झुकना जानते। लंबाई में सब कुछ नहीं है। वंश बाबू ने तीव्रता से खड़खड़ सनसन किया कि ऐसा अपमान वे नहीं सहेंगे। देखो वे कितने ऊंचे हैं। बड़दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उसकी पहुंच सब कहीं है। वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत भी नहीं होती। चलो घास से पूछते हैं। सब जगह बिछी रहती है, चुपचाप रहती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती, विनम्र है। तब सबने घास से पूछा, घास तू वन को जानती है? घास, बताओ, वन को तुम जानती हो? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पदतल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है तो समझ जाती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हुई यहां से वहां तक बिछी रहती हूँ कि कुछ तो आराम उसे मिले। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को तो मैंने अलग करके पहचाना ही नहीं कभी। दादा ने कहा, तुम भी कुछ नहीं बदला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी के समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहां से और कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहां आए। पहने दांत थे, बालों में से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी, धीमी गर्वीली गति से वहां आए और किलक किलक कर बहते जाते हुए निकट के एक चश्मे में से पानी पीने लगे।
बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहां कहां छापा मारते हो। सिंह भाई, एक बात तो बताओ। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर देखा, दार मारकर कहा, कहो क्या कहते हो? बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ कि नहीं? बताओ, वह कैसा होता है? शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है? बड़दादा ने कहा, तो वन से तुम्हारा कभी कोई सामना हुआ नहीं? शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह चीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूं। हो अगर कोई वन तो आए वह सामने। खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूं। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने तुमल और गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के पते के पत्र खड़ खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची 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 कह उठे। चोर जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जन गूंज कर रह गई। हुंकार का कोई उत्तर नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? जब मैं हूं, आप सब निर्भय रहिए। कोई वन नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं हूं, तब किसी और का खटका आपको नहीं होना चाहिए। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है। मुझे तो यहाँ सदियां हो गई हैं। वन होता तो दिखता अवश्य। फिर आप हो तब कोई और क्या करेगा? पर वे दो शाखों पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छांव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब पहचानता हूं, खूब जानता हूं। मैं उसे खाना पसंद करता हूं। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह बहुत चालाक जीव है। उसको मुंह मार के खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात बात में धोखा है। बड़दादा चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा, सिंहराज, तुम्हारे भाई से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं। वो कहीं मुंह नहीं दिखाते। वन भी शायद छिप के रहता हो। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ के रहते हैं, ऐसी भेद की बात उनसे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ के उजाले तो सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम भी जाने क्या जाने। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूं वही सच है। इसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं। जब तक मैं हूं, कोई डर ना करो।
कैसा सांप और जैसा कुछ और, क्या कोई मुझसे ज्यादा जानता है? बड़दादा यह सुनते हुए अपनी दाढ़ी की जटाएं नीचे लटकाए बैठे रह गए, कुछ न बोले। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तन के उठ खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में भाई लेकर मंथर गति से सिंहराज वहां से चले गए। भाग्य की बात कि सांझ का छुटपुटा होते होते चुप चुप घास में से जाते हुए दिख गए चमकीली देह के नागराज। बबूल की निगाहें देखी थी, झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, वह जा रहे हैं सरफराज, ज्ञानी जीव हैं। मेरा तो उनके सामने मुंह कैसे खुल सकता है? आप पूछ तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, वह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय बाचालता नहीं करनी चाहिए। बबूल चक्की ठहरे, बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपक कर रहते हैं कि सौभाग्य से ही हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं, और यह सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। वर्ण देखिए ना, कैसा चमकता है। अवसर नहीं खोना चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। तब बड़दादा ने गंभीर वाणी में सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने साश्चर्य कहा, किसका वास? वह कौन जंतु है? और उसका वास पाताल तक तो कहीं भी नहीं है। बड़दादा ने कहा, हम उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहां छिद्र हो वहां तुम्हारा प्रवेश है, कोई टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं, इसी से तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, वह धरती के सारे गर्त जानता हूं, भीतर तक दूर बैठकर उसी के अंतर भेद को पहचानने में लगा रहता हूं। वहां ज्ञान की खान है, तुमको क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे, वह तुम्हारा वन। लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरा वैसा ऊपरी और उथली बातों से कोई वास्ता नहीं रहता। बड़दादा ने कहना चाहा, तो वह, सांप ने कहा, वह फर्जी है। यह कहकर वो आगे बढ़ गए। मतलब यह कि सब जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको अपना अपना ही ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर उस वन का जानकार कोई नहीं था। एक नहीं जाने, दो नहीं जाने, 10-20 नहीं जाने, लेकिन जिसको कोई नहीं जानता, ऐसी भी भला कोई चीज कभी हुई है या हो सकती है। इसलिए उन जंगली जंतुओं में और वनस्पतियों में खूब चर्चा हुई। आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। अरे किसने देखा है वन? बड़दादा, बस। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उनमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है। वन बन गया है, सच में वह है नहीं, बस बना है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है। बताएं तो बताएं, नहीं तो खाम झूठ बोलना छोड़ दें।
लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं। वह भयावना बताते हैं, जाने वह क्या हो। लेकिन बड़दादा की वहां विशेष ना चली। जवानों ने कहा, बूढ़े हैं, सठिया गए हैं, इनके मन में तो डर बैठा हुआ है। और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उसी जगह आ गए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। ची चू 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 चू। दादा, शिकारी आ गए हैं तुम्हारे। दादा, आ गए हैं आग वाले। दादा, पूछो। पूछ लीजिए ना। झाड़ी, पेड़, पौधे तरह तरह की बोली बोल करके अपना विरोध प्रकट करने लगे। वे मानो उन आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। इस टूटी सी टहनी को जो आग उगलती है, बड़दादा पहचानते थे। उन्होंने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निपटारा किए देता हूं। यह कहकर बड़दादा आदमियों से मुखातिब होकर बोले, भाई आदमियों, तुम भी पोली चीजों का मुंह नीचा करके रखो। अरे इसमें तुम भाग भर के लाते हो, डरो मत। अब यह बताओ कि वन क्या है जिसकी तुम बात करते हो? जंगल भयावना है, कैसा कहते हो? आदमियों ने अभय भाव पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, यह जंगल ही तो है जहां हम सब हैं। इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। जंगल यहां नहीं है, कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूं, यह है, वह है, जंगल फिर कहां हो सकता है? तुम घूटे हो, धोखेबाज कहेंगे, स्वार्थी। हाथ में करो इनको। शहराज भी चले आए थे। हाथ में करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने फिर मामला संभाला। सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होगे तभी तुम्हें मारा जाएगा। क्या यह आग फेंकने लिए फिरते हो? तुम्हारी बोटी का भी पता ना चलेगा। अगर झूठे नहीं हो तो बताओ, वन कहाँ है? उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय और भय से कहा, हम सब जहां हैं वही तो वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़ी करके कहा, बको मत। यह सेमर है, यह सिरस है, वह साग है, यह घास है, यह हमारे शहराज है, यह पानी है, यह धरती है। तुम जिनकी छांव में हो वह बड़दादा है। तब तुम्हारा जंगल कहाँ है, दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख ने कहा, यह सब कुछ जंगल ही तो है। इस पर गुस्से से भरे हुए कई वंचरों ने कहा, बहुत से बच्चों ने, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बोल भी दो, शेर खड़ा है। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली में, अब तक वे प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे, प्राकृत बोली में बोल रहे थे, मानवीय बोली में बोले। एक ने कहा, यार यह क्यों नहीं कह देते कि जंगल नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, यह मुझसे ना हो पाएगा। तू क्या करोगे? सदा कौन जिया है, इससे इन भोले प्राणियों को भुलावे मैं कैसे रखूं? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों
जंगल कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों से सवालों की बौछार होने लगी और बिल्कुल, क्या कहा? मैं जंगल हूं? तो बबूल कौन है? मैं बबूल नहीं हूं, मैं तो घास हूं। तो क्या मैं मानूं कि मैं बांस नहीं जंगल हूं? मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बांस हूं और मैं घास और मैं शेर और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़ दादा ना होते तो आदमियों का वहां काम तमाम था। उस समय आदमी और बड़ दादा के में कुछ धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई नहीं सुन पाया। बातचीत के बाद वह पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। चढ़ते चढ़ते वह उसकी सबसे ऊपर की फुनगी तक पहुंच गया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में औषधि शांति शांति वनस्पति उन्हें कुछ संदेश दिया हो। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह दो जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने आसपास नीचे देखा, जाने उन्हें क्या देखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा भर गई। कुछ क्षण बाद वे मानो एक चमक से चमक गए, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया हो। देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और अन्य वंचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़ दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चर्म शीर्ष से अभ्यांतराभ्यांतर में से तभी कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब ओर सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भंग करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है। कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा, 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 कहाँ है, कहाँ है? सब कहीं है, सब कहीं है। और हम नहीं, वह है। सब कहीं है, सब कहीं वन है। हम नहीं, वह है, वन है, वन है, वन है। जो सबोर व्याप्त है, वही है, वही है, वही है।